अम्ल जो है इसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानीय नामों, जैसे उरकुस्सी वगैरह, उरकुस्सी होता है ना, उरकुस्सी कहा जाता है इसको, या फिर कहीं पे इसको जो है बिच्छुत्ती भी कहा जाता है। इसी पौधे के बगल में एक डाक नामक पौधा उत्पन्न होता है। क्या होता है? डाक नामक पौधा उत्पन्न होता है। और ये डाक के लिए जय हिंद। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी अम्ल क्षार तथा लवण, यानी अम्ल भस्म तथा लवण। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है इससे पहले एक वीडियो आपका बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा उस चीज को तो जाके आप उसे देख सकते हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। अन्यथा वैसे आप अगर ये इसी चीज को देखने के लिए आए हैं तो इसी चीज को आप देख सकते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। हालांकि हमने समीकरण को यहाँ पे लिख चुका है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसी चीज को आपको बस समझना है कि कैसे ये अभिक्रिया होता है। तो धातु का कार्बोनेट क्या होता है? तो धातु का कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र आपको पता होगा, तो CO3 होता है। ठीक, तो धातु में CO3 को अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? धातु का कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्या है? तो धातु है। क्या है? कैल्शियम आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम क्या है? एक धातु है, और इसमें CO3 ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया? धातु का कार्बोनेट। ठीक है, और धातु का कार्बोनेट से किसकी अभिक्रिया करना है? अम्ल की। उसके बाद हम लोग बाइकार्बोनेट से करेंगे। तो अम्ल क्या है? HCl एक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया की है। ये प्लस होता है फिर माइनस होता है, प्लस होता है फिर माइनस होता है, और प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा, है ना, और माइनस वाला प्लस को पकड़ेगा। तो यहाँ माइनस वाला ये है और इधर प्लस को पकड़ा, यानी CaCl2 ये बनाया, यानी CaCl2 कैल्शियम क्या बन गया भाई? तो CaCl2 ये क्या बनाया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आपका जो है H2O, ये H2O कैसे बनाया? तो ये प्लस वाला जो है अब इधर से आप कहेंगे, प्लस वाला जो है इधर से मिला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु ये ले लिया। लेकिन हाइड्रोजन तो पता ही है कि हाइड्रोजन जो है वहां पे क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन का संयोजकता हाइड्रोजन के जड़ में लिखते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो H2O हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना बचा? तो ऑक्सीजन का 2 ही अणु बचा, तो CO2 यहाँ पे लिख दिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो नियम क्या हुआ कि जब कोई धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और H2O गैस यानी कि H2O छोड़ता है, और साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। H2O यानी कि जल उत्पन्न करता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करता है? छोड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने जो है ले लिया एक धातु का कार्बोनेट, उसको जो है किससे अभिक्रिया कराया? तो अम्ल से, और अम्ल से जब अभिक्रिया कराया तो क्या निकलता है यहाँ पे? तो अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद एक हमको क्या मिलता है? लवण मिलता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? एक लवण है, और लवण के बाद जो है आपका जल देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि धातु का कार्बोनेट जो है वो जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है? इस चीज को आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब धातु का जो है बाइकार्बोनेट, क्या लिखे हैं? बाइकार्बोनेट। जब धातु का बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए धातु का बाइकार्बोनेट, अब ये धातु का बाइकार्बोनेट बन रहा है, तो बाइकार्बोनेट मतलब होता है, बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3। तो HCO3 यहाँ पे देखिए ऐड है, यानी ये धातु है और धातु का ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। और इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? धातु का कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी सिंपल बोल सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने एक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो क्या निकला? NaCl यानी लवण निकला। ठीक, H2O गैस उत्पन्न करा, और CO2 गैस तो दे ही रहा है। H2O गैस नहीं बल्कि एक द्रव है, यानी जल है। आपको पता ही होगा जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, तो यानी आप कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट से कराएं अभिक्रिया, या फिर आपको धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं, फिर भी आपको जो है क्या कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो CO2 उत्पन्न देता है, और जो है जल वो तो बनाता ही है, साथ साथ वो लवण का निर्माण तो करता ही है। ये आपका जो है नोट जब बनाएंगे तो उस समय जो है आपको बस लिख लेना एक तौर पे, हालांकि इसका जरूरत उतना पड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका है अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। अधातु का ऑक्साइड लेंगे और उसको जो हम लोग क्या करेंगे? भस्म से अभिक्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिए कार्बन। ठीक, और कार्बन का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड है, तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, और ऑक्साइड मतलब क्या होता है? उसमें O2 जोड़ देना, यानी O2 अगर जोड़ देंगे तो ऑक्साइड बनाता है किसी भी चीज का, I जोड़ देंगे तो आयोडाइड बनाएगा, है ना। तो यहाँ O2 जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? अधातु का ऑक्साइड। अब ये अधातु का ऑक्साइड को किससे अभिक्रिया कराना है? भस्म से। और भस्म को पहचानने का आपको नियम बता चुके थे, लास्ट में OH होना चाहिए, तो यहाँ लास्ट में OH है। इससे हम लोग जो है इसका क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया कराए। तो इससे अभिक्रिया कराने के बाद ये आपको पता है प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर प्लस, ये माइनस। अब ये प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा और माइनस प्लस वाला इधर से माइनस के साथ मिलेगा, तो CaCO3 का निर्माण किया, यानी Ca ये प्लस है और यहाँ पे क्या है? अरे भाई यहाँ पे एक है ना, तो CaCO3, ये CO
3 ले लिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपका एक अवक्षेप होता है, यानी ठोस पदार्थ होता है जो कि अवक्षेप के रूप में जो है विलयन में नीचे बैठ जाता है, और ये जल हो गया, है ना। यानी अधातु का ऑक्साइड जब भस्म से उसका अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी एक अवक्षेप बनाता है, और साथ साथ जल होता है जो कि विलयन में घुल रहा होता है, और अवक्षेप पदार्थ जो होता है वो विलयन में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका अम्ल की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है रिएक्शन। तो जब अम्ल जो है उसको हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो ये HCl क्या है, एक अम्ल है, और इसकी हम लोग जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, H2O यानी जल। इससे जब अभिक्रिया कराए तो क्या निकला, H3O, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इस चीज को आप नोट करिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा चुका है कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O। क्यों भाई, तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो H3O यानी हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इन दोनों को मिला करके और ऑक्सीजन का एक मात्रा तो ले ही लिया। उसके बाद क्लोरीन गैस छोड़ रहा है और साथ साथ उष्मा उत्पन्न करता है। अब ये उष्मा किस स्थिति में उत्पन्न करता है उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। उष्मा कब उत्पन्न करेगा, जब हम लोग अम्ल में क्या करेंगे, जल डालेंगे। क्या करेंगे, अम्ल में जब हम लोग जल डालेंगे उस समय क्या उत्पन्न करेगा, तो उष्मा उत्पन्न करेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जो है क्या पानी में अम्ल को डालना चाहिए या फिर अम्ल में पानी को डालना चाहिए, यानी जल में अम्ल डालना सही रहता है या फिर अम्ल में जो है जल को डालना सही रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं अक्सर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग जब भी काम करेंगे तो जल में हम लोग को क्या करना है, अम्ल डालना है। जल में अम्ल डालने से वो जो है सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है, नहीं तो अगर आप अम्ल में जल डालेंगे तो ये जो है खतरा होता है, क्योंकि उष्मा उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे आप अम्ल में जो है ये क्या कर दिया है, जल डाल दिया है, और अम्ल में जब जल डाला तो ये क्या कर रहा है भाई, तो उष्मा उत्पन्न कर रहा है, और इससे जो है कई तरह की हानि भी हो सकती है। तो हम लोग को क्या समझना है कि जल में जब भी अम्ल डालेंगे तो जल में अम्ल डालेंगे। अब इसका उदाहरण समझिए, जैसे कई सारा दवाई होता है जो कि क्या होता है, आधा गिलास 1 गिलास पानी होता है और उसमें जो है हम लोग दवाई 1 बूंद या 2 ठेपी वगैरह डालते हैं उसमें। तो हमेशा क्या करते हैं, पानी में दवाई डालते हैं, ना कि दवाई में पानी डालते हैं, ठीक है। तो दवाई तो होता है भाई क्षारीय प्रकृति का, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक से एक याद रखने का तरीका है कि जल में हम लोग जब भी डालते हैं अम्ल डालते हैं और वो सुरक्षा की दृष्टि क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका देखते हैं, जल में घुलने के आधार पर अम्ल और भस्म का प्रकार। जल में घुलने के आधार पर, यानी जल में घुलने के आधार पर जो है अम्ल और भस्म को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अम्ल जो है आपको पता ही है, अम्ल को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक है प्रबल अम्ल, क्या होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। एक प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, ध्यान से समझिए। प्रबल अम्ल क्या करता है, तो वैसा अम्ल जो जल में घुल करके, क्या है, जल में घुलने के आधार पर ना, तो वैसा अम्ल जो जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। अब ये H+ आयन कब, तो जल में ये पूर्णतः घुलकर, क्या होकर, पूर्णतः घुलकर वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन देता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल, लिख लीजिए इसको, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 3 तो आपको याद रखना है और यही 3 गो है, उसके बाद जो भी आए उसको दुर्बल अम्ल बोल देना है, ठीक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये सारा जो है बहुत ज्यादा जो है खतरनाक होता है। ये सब अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जो है खतरनाक होता है दुर्बल अम्ल की तुलना में। दुर्बल अम्ल खतरनाक नहीं होता है, कैसे, अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो ये जो है क्या करता है, आंशिक रूप से जल में घुलता है। क्या होता है, आंशिक रूप से जल में घुलकर ये H+ आयन प्रदान करता है, आंशिक रूप से जल में घुलकर। तो आंशिक रूप से जल में घुलकर, वैसा अम्ल जो आंशिक रूप से जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब ये दुर्बल अम्ल जो होता है वो क्या होता है, दुर्बल मतलब आप समझ रहे हैं जिसके पास कोई बल ना हो, जिसके पास वो क्षमता ना हो कि उसको वो अपना रियल एथिसिटी दिखा सके। ये प्रबल अम्ल यानी इसके पास ये क्षमता है। HCl अम्ल ये क्या करेगा, अगर हाथ पे लेंगे हाथ से छेद करके वो निकल जाएगा बाहर। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आसान अम्ल है, बहुत खतरनाक ये सब अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बहुत खतरनाक अम्ल है ये सब। लेकिन HCOOH3 फिर CH3COOH3 ये सब जो अम्ल है, ये सब जो है आप खाते पीते जीवन में यूज करते रहते हैं इसको। जैसे इमली में जो अम्ल पाया था खट्टा, इमली में, उसके बाद हो गया आपका टमाटर में, नींबू में, उसके बाद हो गया आपका, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ जो कि खाते पीते हैं आप,
तो जितने भी खाद्य पदार्थ जो कि खट्टे होते हैं उन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दुर्बल अम्ल पाया जाता है। और दुर्बल अम्ल हम लोग जो है दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, ना कि प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल 3 है, आपको 3 ही यहाँ पे याद रखना है। और 3 तो आप याद रखने वाले कौन कौन, HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये 3 आप याद रखिएगा, प्रबल अम्ल है। बाकी जितना भी इधर आ जाए, और अम्ल पकड़ने का तो तरीका बता ही दिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, तो शुरू में क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। अब कहेंगे ये तो अम्ल नहीं है, ये कैसे अम्ल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3, ये जो है आपको बता भी चुके थे कि भाई ये एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब कहेंगे कैसे है, तो पहले पार्ट 1 जाके देखिए, उसको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो है आपको समझना है भस्म क्या होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, दुर्बल अम्ल आप समझ गए होंगे। अब समझेंगे भस्म जो है, भस्म को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रबल भस्म, क्या है, एक है प्रबल भस्म और एक है दुर्बल भस्म। क्या है, एक है प्रबल भस्म और एक है दुर्बल भस्म। अब ये प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म क्या होता है, वैसा भस्म जो जल में घुलकर, कैसा घुलकर, तो पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करे। वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करे, उसे हम लोग जो है प्रबल भस्म कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करे, उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर KOH, NaOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 तो आपको याद रखना है, ठीक। ये 2 को अगर आप याद रख लिए, उसके बाद जितना आएगा उसको आंख मूंद के आप क्या मार दीजिएगा, दुर्बल भस्म। और भस्म को पकड़ने का तरीका क्या है, तो जिसके अंत में OH मिले, जिसके अंत में OH मिले, उसको क्या है, दुर्बल भस्म, ठीक है। दुर्बल भस्म पकड़ने का एक और तरीका बताएंगे। हालांकि दुर्बल भस्म कहते किसे हैं, तो ये क्या था, प्रबल भस्म क्या हो गया कि जो जल में पूर्णतः घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। यहां पे लिखेंगे जो आंशिक रूप से घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। क्या लिखेंगे, आंशिक रूप से घुलकर जल में, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग जो है दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे MgOH का होल 2, CaOH का होल 2, NH4OH, है ना, ये सारा जो है क्या हो गया आपका दुर्बल भस्म। और इसको याद रखने का, दुर्बल भस्म का बहुत सारा डेफिनेशन है। जैसे आवर्त सारणी का द्वितीय वर्ग, आवर्त सारणी का द्वितीय वर्ग में जितना भी आने वाला धातु है, आवर्त सारणी का द्वितीय वर्ग, आप देखें आवर्त सारणी ना, तो आवर्त सारणी का द्वितीय वर्ग में जितना भी आने वाला धातु है, उनका जो है हाइड्रा ऑक्साइड, उनका हाइड्रा ऑक्साइड, जैसे आवर्त सारणी में आता है आपका Mg यानी मैग्नीशियम, इसका हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH, ये अगर बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका दुर्बल भस्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका दुर्बल भस्म कहलाएगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल में घुलकर, घुलने के आधार पर जो है हम लोग अम्ल और भस्म का प्रकार पढ़ लिया। अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पीएच मान के, यानी पीएच मान तो आपको समझा दिए, अम्लीय मान, भाषणिक मान, उदासीन मान, ये सारा चीज तो आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग जो है पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दैनिक जीवन में पीएच का हमारा महत्व क्या है। हालांकि ये पीएच क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था। पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किस पदार्थ में जो है हाइड्रोजन की क्षमता अधिक है या फिर कम है, इसी चीज को बताता जो स्केल है, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसको कहते हैं, वैसा स्केल जो अम्लीय, किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है भोजन के पाचन में पीएच का क्या महत्व है, उसको देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भोजन के पाचन में क्या महत्व है। तो हमारा दैनिक जीवन जो चलता है वो जो है आपको पता होगा कि हमारे पेट में जो है क्या होता है, HCl अम्ल का स्राव होता है, जो हमारे भोजन को पचने में क्या करता है। इस चीज में आपको नोट करना ये चीज कि भोजन के पाचन में, यानी कि हमारे पेट में जो है HCl अम्ल का स्राव होता है, जो भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति में जो है अम्लीय मात्रा जो है क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है पेट की, जिस वजह से उसको समाप्त करने के लिए जो है हम लोग क्या लेते हैं, क्षारीय पदार्थों का सेवन करते हैं। अब ये क्षारीय पदार्थों का सेवन क्या हो जाएगा, जैसे इनो वगैरह हम लोग खाते हैं, तो वो इनो वगैरह जब पीते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, वो पेट जो है उदासीन कर देता है, यानी कि अम्लीय की मात्रा यानी खट्टा खट्टा डकार आने लगता है। तो उससे बचाव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्षारीय पदार्थ लेते हैं। और क्षारीय पदार्थ क्या है आपका, इनो। और इनो जब हम लोग खाते हैं तो उस समय जो है हम लोग का क्या होता है, अम्लीय डकार जो आता है, यानी खट्टा खट्टा डकार जो आता है, उस चीज को शांत कर देता है। तो पीएच का महत्व किससे पता चला, तो भोजन के पाचन, यानी दैनिक जीवन में हमारा एक महत्व हो गया क्या, तो भोजन के पाचन में भी पीएच का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। ठीक है,
अगला आपका है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। अब ये हम लोग का जो दांत है, जब मीठा भोजन हम लोग करते हैं तो उस समय जो है दांतों का पीएच मान क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 5.5 से पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग शर्करा युक्त भोजन करते हैं यानी मीठा भोजन जब करते हैं तो हम उस समय हम लोग का मुंह का जो है पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। और ये कम होने की वजह से जो है दांतों का जो है सड़ना, दांतों का क्षय होना, दांतों में जो है चित्ती पड़ना वो शुरू हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थों का सेवन करते हैं। यानी कि जैसे हो गया आपका दतवन हो गया, यानी जैसे नीम का दतवन, बबूल का दतवन हो गया, और भी कई सारे कॉलगेट वगैरह जो है उपयोग करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ताकि दांत पे जो है अम्लीयता का ज्यादा प्रभाव ना पड़े और चित्ती ना पड़े, दांत क्षय ना हो, इससे बचाव के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका थकान के समय। तो थकान के समय भी जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो थकान के समय भी जो है दैनिक यानी कि पीएच के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग ज्यादा अत्यधिक अगर व्यायाम करते हैं तो उस समय जो है हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो पेट में बन रहा होता है, ग्लूकोज यानी भोजन को ही हम लोग जो है ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज जो है वो टूटता किस स्थिति में, क्योंकि भोजन टूटेगा तभी जाके हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। तो भोजन जो टूटता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। लेकिन जब हम लोग कोई व्यायाम वगैरह कर रहे होते हैं उस समय जो है शरीर की जो है हर अंगों में यानी शरीर को जो है सही से यानी पूर्णतः ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, लेकिन ऊर्जा तो चाहिए। जैसे दौड़ कर रहे हैं आप, ऊर्जा तो चाहिए, तो उस समय जो है जो आपका ग्लूकोज होता है पेट में स्थित, वो ग्लूकोज जो है क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने के कारण जो है वो लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है। किसका स्राव? लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है क्या करता है, हम लोग का शरीर जो है थक जाता है, यानी कि जो मांसपेशियां जो है क्या देने लगता है, दर्द देने लगता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है क्षारीय तेल वगैरह का उपयोग करते हैं, जैसे तारपीन का तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, इन सभी चीजों का कोई टैबलेट वगैरह भी होता है। इनसे जो है क्या करते हैं हम लोग का उस अंग पे जो है जो आपका लैक्टिक अम्ल जो जम गया है उसको जो है मालिश करते हैं। तारपीन का तेल हो गया या फिर सरसों का तेल, उससे जो है क्या करते हैं, उसको मालिश करने से जो है वहां से लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में थकान के समय जो है पीएच का क्या महत्व आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है बर्तन के धब्बों को दूर करने में, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कॉपर का बर्तन है, किसका बर्तन, तांबा का बर्तन है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, वो भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। और उस भास्मिक ऑक्साइड की वजह से उस पर चित्ती पड़ जाता है। और उसको समाप्त करने के लिए यानी इसका उपचार क्या है, तो नींबू वगैरह से जो है, ये नींबू या संतरा का जो छिलका होता है उससे हम लोग उसको घसते हैं, तो उसकी स्थिति में जो है क्या कर देता है, वो चकाचक एकदम साफ कर देता है। ठीक है, उसके बाद है मिट्टी का पीएच मान। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान तो आपको पता ही होगा 7 होता है, जल का भी पीएच मान 7 होता है, लेकिन मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है यानी उदासीन होता है। लेकिन जब अम्ल वर्षा होता है उस समय मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम हो जाता है यानी अम्लीय हो जाता है। और उस स्थिति में जो है अब वहां पे फसल सही से नहीं उपज होता है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, उसको भास्मिक चीजें वहां पे डालना पड़ता है, यानी कि उसको उदासीन बनाना पड़ता है, तभी जाके वो कोई फसल उपजेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, भास्मिक यानी कि उसको उदासीन बनाने के लिए उस खेत को, क्योंकि अम्लीयता की मात्रा अधिक हो गई है, तो उसको जो है उदासीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चूना पानी जो होता है, चूना पानी उसको खेत में जो है छिड़क देते हैं। ठीक है, तो उसको छिड़कने के बाद जो है क्या हो जाता है, अम्लीयता की मात्रा अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। और फिर खेत जो है क्या होता है, उदासीन हो जाता है, मिट्टी क्या होता है, उदासीन हो जाता है। फिर जाके फसल उसमें बोएंगे तो आराम से जो है वो फसल उपजा देता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज जो है आपका क्लियर हो गया होगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये जब भी पूछेगा आपसे 5 नंबर में पूछेगा, और 5 पॉइंट ये फिक्स है, आपको यही 5 पॉइंट लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 चीज, और हमारे दैनिक जीवन के लिए ये बहुत ज्यादा हम लोग मतलब ये चीज जो है प्रयास करते रहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, ये तो आपको रेगुलर है। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, ये भी चीज है, मीठा वगैरह खाते रहते हैं। थकान के समय, तो थकान जैसे व्यायाम करते हैं तो उस समय भी जो है शरीर में दर्द देना शुरू हो जाता है। बर्तन के धब्बों को दूर, बर्तन वगैरह धोते वक्त जो है क्या हो जाता है, धब्बा वगैरह दूर करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, अम्लीय चीजों का यूज करते हैं। मिट्टी का पीएच मान, तो मिट्टी का पीएच मान जैसे आप वगैरह कृषि वगैरह करता है उसको जो है पता ही होगा इस सब के बारे में। उसके बाद जो है लवण, ये लवण क्या होता है, इसको इंग्लिश में हालांकि साल्ट कहते हैं, साल्ट, SALT, सॉल्ट। ठीक है, अब ये लवण क्या होता है, किसे कहते हैं लवण, तो ध्यान से समझिए लवण किसे कहते हैं। अम्ल और भस्म, क्या, अम्ल और भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे अम्ल हमने ले लिया एक HCl और भस्म ले लिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जब मिलेगा तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब ये प्लस वाला भाई इसके साथ मिलेगा और ये प्लस वाला इसके साथ मिलेगा, है ना, तो क्या बनाया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और इधर क्या बना H2O, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है आपका लवण है, क्या है, लवण।
तो अम्ल और भस्म मिलकर जिन पदार्थ का निर्माण होता है या फिर जिन पदार्थ का निर्माण करता है, अम्ल और भस्म मिलकर जिन पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। लवण जो है वो 3 तरह का होता है। लवण कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा लवण, तो आपको ध्यान से समझना। एक है आपका अम्लीय लवण, कौन सा लवण है, एक है आपका अम्लीय लवण, कौन सा लवण है, अम्लीय लवण। ठीक है, और दूसरा आपका है क्षारीय लवण, क्या है, क्षारीय लवण। और तीसरा है आपका है सामान्य लवण, क्या है, सामान्य लवण। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और है सामान्य लवण। ठीक है, इस चीज को हम लोग जो है बाद में देखेंगे। नेटल यहां पे लिख लेते हैं इसको, नेटल। ठीक, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और एक है आपका सामान्य लवण। चलिए देख लेते हैं अम्लीय लवण किसे कहते हैं। अम्लीय लवण, लवण की बात यहाँ पे हो रहा है, यानी आपको अभी आपने पढ़ा प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, है ना, तो यहाँ पे जो है अम्लीय लवण होना चाहिए। लवण जो निकलना चाहिए, जैसे देखिए अम्ल और भस्म अगर मिलाएंगे, अम्ल और भस्म अगर मिलाएंगे तो ये तो तय है कि भाई लवण ही बनेगा। क्या बनेगा, लवण ही बनेगा। लेकिन और जो आपको पता है ये H2O तो उत्पन्न करता ही है, तो बनाना क्या है, हम लोग को अम्लीय लवण उत्पन्न कराना है, यानी अम्लीय लवण बनाना है। तो अम्लीय लवण क्या बनाएंगे, जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी। तो अम्ल की मात्रा बताइए प्रबल अम्ल में अधिक होता है या दुर्बल अम्ल में, आप कहेंगे प्रबल अम्ल में ज्यादा पावरफुल होता है, तो प्रबल अम्ल लगाइए यहाँ पे। तो प्रबल अम्ल यहाँ लगाएंगे और भस्म जो है क्या लगाएंगे, दुर्बल भस्म लगाएंगे। और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्लीय लवण बनाता है। क्यों, आप कहेंगे क्यों बनाता है ये अम्लीय लवण, यहाँ भास्मिक लवण भी तो बनाना चाहिए, लेकिन प्रबल अम्ल यानी अम्ल जो है ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अम्ल जो है दुर्बल भस्म को क्या कर देता है, दाब देता है इसको, और ये जो है अम्लीय लवण का निर्माण करता है। तो आपका इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा अम्लीय लवण का, जब एक प्रबल अम्ल या फिर जब प्रबल अम्ल एक दुर्बल भस्म से अभिक्रिया करता है तो उसके दौरान जिस लवण का निर्माण होता है उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। या सिंपल सा प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर बनने वाले पदार्थ अम्लीय लवण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षारीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है। अब यहाँ पे जो है क्षार को जो है क्या करना है, बढ़ाना है। क्षार को क्या करना है, यानी क्षारीय नहीं बल्कि भास्मिक होता है, बेस्ट भास्मिक रहता है। वैसे क्षार किसे कहते हैं आपको पता ही है, जो जल में घुलनशील अम्ल भस्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो भास्मिक लवण क्या होता है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भस्म जो है ज्यादा पावरफुल बनाना है। अम्ल और जो है कौन अभिक्रिया करेगा, भस्म तो अभिक्रिया करेगा ही, और ये बनाएगा क्या, तो लवण बनाएगा। इतना तो आपको पता ही है कि ये बनाएगा तो लवण ही बनाएगा, और साथ साथ ये H2O इधर छोड़ देगा। ठीक है, जल तो छोड़ता ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग भास्मिक लवण बनाना है, यानी भास्मिक लवण यानी भस्म जो है ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो भस्म को क्या रखेंगे, प्रबल भस्म रखेंगे, और अम्ल कम पावरफुल होना चाहिए, यानी इसको हम लोग रखेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, भास्मिक लवण। क्या कहते हैं, भास्मिक लवण। दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग जो है भास्मिक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, भास्मिक लवण उसे हम लोग कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग भास्मिक लवण कहते हैं। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग सामान्य लवण क्या होता है। सामान्य लवण क्या होता है, अब बताइए सामान्य लवण यानी साधारण लवण। तो इसमें क्या करेंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को क्या करेंगे, लड़ा देंगे क्या, नहीं, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म को दोनों को लड़ा देंगे। क्या करेंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म को लड़ाएंगे। क्या करेंगे, दोनों जो है बराबर रहेगा तभी तो सामान्य रहेगा, दोनों का पावर क्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके जो है सामान्य लवण बनाएगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जो है जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं, और इधर H2O तो निकालेगा ही है। ठीक है, तो सामान्य लवण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, प्रबल अम्ल मिलाए, प्रबल भस्म मिलाए, लेकिन दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म भी तो मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म को मिलाने के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। लेकिन कोई एक सा आपका दिमाग में घुस गया तो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेटल क्या होता है। क्या है नेटल, नेटल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। आपका नेटल है ना, ये नेटल जो है इसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानीय नामों से, जैसे उरकुस्सी वगैरह, उरकुस्सी होता है ना, उरकुस्सी कहा जाता है इसको, या फिर कहीं पे इसको जो है बिच्छुत्ती भी कहा जाता है इसको। ठीक, उरकुस्सी वगैरह, बिच्छुत्ती वगैरह इसको कहा जाता है, कई कई स्थानीय नामों से ये फेमस है नेटल। ठीक है, आपकी किताब में हालांकि नेटल दिया है, उरकुस्सी भी कहा जाता है, बिच्छुत्ती भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा यानी ये जो
पौधा होता है ये झाड़ी में फलता है। कहाँ फलता है? झाड़ी में फलने वाला एक पौधा होता है। कहाँ पे? झाड़ी में फलने वाला, झाड़ी में होने वाला एक पौधा है ये। और जो कि क्या होता है कि जिसके पत्तियां जो है यानी कि जिसके रोवां जो है क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। या फिर इसका ये जो पौधा होता है वो एक रोवांदार पौधा होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। और इसके रोवों में जो है क्या पाया जाता है, या फिर इसके पौधों में, इसके रोवों में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो इसके रोवों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के पौधा के रोवों में मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसे छूने के बाद यानी कि इसे छूते ही जो है क्या होता है, पूरे शरीर में यानी कि वहां पे जिस भाग को ये टच किया है वहां पे आपको खुजली होना शुरू हो जाएगा। और इसका उपचार क्या होता है? और इतना खुजली होता है कि मतलब इसका उपचार जो है इसी पौधे के बगल में, यानी ये जो नटल पौधा है, ये जो उरकुस्सी का पौधा है, इसी पौधे के बगल में एक डाक नामक पौधा उत्पन्न होता है। क्या होता है? डाक नामक पौधा उत्पन्न होता है। और ये डाक नामक पौधा को जो है जिस स्थान पे आपका जो है ये टच किया है नेटल, उस स्थान पे जो है डाक नामक पौधे को आप जो है वहां से उखाड़ करके और उस पर अगर घस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो खुजली है वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा भाई? क्योंकि ये डाक नामक पौधा जो है ये भास्मिक प्रकृति का होता है। कौन सा प्रकृति का? भास्मिक प्रकृति का होता है। और जबकि ये तो आपको पता ही है अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्ल और भस्म भी क्या करके क्या हो जाएगा, शांत हो जाता है। ठीक है, तो नेटल आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है आपका एक दो तीन टॉपिक और बचा है, जैसे खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, और भी हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, यानी इन सभी चीज़ों का उपयोग वगैरह जो है प्रयोग विधि देखेंगे, यानी साधारण नमक हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बस थोड़ा सा ही मतलब कुछ ही टॉपिक जो है आपका बच गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।